नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने क्या गए? सब लोग मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं ही भारतीय जनता पार्टी में टिकट फाइनल करता हूं। तमाम तमाम नेताओं का फोन आया, बोले कि आप बात करिए, बात बताइए। मैंने कहा भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ, बहुत सोच समझ के दिया होगा। इतनी तो मीमांसा मैं 4 PM के चैनल पे कर चुका हूँ। फिर वो कुछ बड़ी डिबेट्स में, आशुतोष जी की डिबेट हिंदी बड़ी पॉपुलर डिबेट है, उसमें उससे बातचीत कर रहे थे आशुतोष जी। तो मैंने कुछ कहानियाँ बताई कि किस तरह योगी जी के बहुत बड़े बड़े सपने थे अयोध्या से लड़ने के, देश में ब्रांड बनने में, और मोदी जी ने उन सपनों को धराशायी कर दिया, गोरखपुर में सीमित कर दिया योगी आदित्यनाथ को। ये कम बड़ी बात नहीं थी। एक मुख्यमंत्री जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी, जिसके सलाहकार, जिसके आसपास के रहने वाले लोग उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने में तुले हुए थे, नारे लगा रहे थे मोदी के बाद योगी, उनको गोरखपुर में सीमित कर दिया गया। गोरखपुर के लोग बता रहे हैं कि वहाँ के विधायक राधा मोहन अग्रवाल बहुत पॉपुलर विधायक, लगातार 2002 के बाद जीत रहा है विधायक। हर हर जीत में उसका आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा। गोरखपुर का बहुत मशहूर डॉक्टर 4 4 घंटे जिसको मिलने के लिए टाइम लेता था, आपने उसका टिकट काट के योगी आदित्यनाथ को थमा दिया। और योगी आदित्यनाथ लगातार उस विधायक का विरोध भी करते रहे हैं पिछले दिनों में। तो गोरखपुर में ये ताजे सब सारे समीकरण इकट्ठे हो गए, तो जाहिर है हर आदमी की निगाह गोरखपुर पे चली गई। और देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची निकली, उसमें छोटा सा मुद्दा था कि स्वतंत्र देव का नाम ऊपर था और योगी आदित्यनाथ का नाम नीचे था। अब जो भी टेक्निकल बातें हों कि प्रदेश अध्यक्ष ऊपर आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर नीचे आना चाहिए, इस तरह की जो भी टेक्निकल चीज़ें हों वो एक तरफ, पूरे प्रदेश में ये होता चला गया कि देखो अब योगी आदित्यनाथ के पर फिर कतरे जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी मौका बीजेपी ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। काशी विश्वनाथ में काशी का कॉरिडोर का उद्घाटन था, पूरी दुनिया की निगाह लगी थी काशी में। कोई प्राइम मिनिस्टर तो जहाँ जाते हैं वहाँ मेगा इवेंट बना देते हैं, मतलब उनकी टीम जो है ना, एक प्रोग्राम पर सोच सकते हैं काशी कॉरिडोर पे कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे सरकार ने, सोच भी नहीं सकते आप। 50-100 करोड़ रुपया एक फंक्शन में, 8-8, 10-10 करोड़ रुपया एक दिन अखबार वालों को, टीवी चैनल वालों को, अथाह पैसा। क्योंकि जितना बड़ा आप मेगा शो करेंगे ना, लोग उतने भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे, अरे वाह बीजेपी इतना बड़ा मेगा शो। तो बीजेपी ने मौका दिया कि जब वो डुबकी लगा रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो बराबर वाले डुबकी लगाने का राइट योगी आदित्यनाथ को नहीं था। जब विज्ञापन छपे अखबारों में, तो मोदी के बराबर में फोटो लगाने का राइट योगी आदित्यनाथ को नहीं था। और देखिए क्या गजब तमाशा है, 8-10 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकले हैं। आप चौंक गए हो ना कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, रुपए कहाँ से निकल आएंगे। मैं समझ सकता हूँ कोरोना के बाद में आप लोगों को घर की तनख्वाह मतलब घर की रसोई, सिलेंडर, पेट्रोल, बच्चे की फीस भरवाने के पैसे नहीं मिल पा रहे होंगे, कमर टूट गई है मध्यम वर्ग के परिवार के। तो आप सोच रहे होंगे आप पे करोड़ रुपये कहाँ से आए। लेकिन हजूर, ये छोटे छोटे जो टैक्स देते हैं ना, ये सरकार के पास जमा होता है, और सरकार इस टैक्स को इतनी मेहनत से खर्च करती है कि एक दिन में आपके करोड़ों रुपए के विज्ञापन मोदी जी का चेहरा दिखाने में खर्च कर देती है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा, और योगी जी की फोटो गायब। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। तो ये छोटी छोटी जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने योगी जी को बहुत पीछे किया, मतलब शुद्ध हिंदी में कहना चाहिए बहुत बेइज्जती करी। अखिलेश यादव आज भी तंज कस रहे थे कि भाई योगी जी तो तब फेमस में आ गए जब प्रधानमंत्री ने गाड़ी के पीछे दौड़वा दिया। काशी में बहुत बड़ा सपना लेके गए थे योगी जी, लेकिन ना वो कॉरिडोर के विज्ञापन में, ना डुबकी में। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, अयोध्या में आपको याद होगा जब भगवान राम का वो शिलान्यास होना था राम मंदिर का, तो जो लेटे हुए फोटो थे मोदी जी के, उसमें भी योगी जी गायब थे। तो अब जब स्टार प्रचारकों की सूची आती है, स्टार प्रचारकों की सूची में योगी जी का नाम स्वतंत्र देव के नीचे आता है, तो अब आप किस किस को समझाएंगे भाई प्रदेश अध्यक्ष का नाम ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं देखो यार, योगी जी के तो पर फिर कतरे जा रहे हैं। और वो उस सूची में लोग ढूंढ रहे हैं कि ब्राह्मण नेता तो है ही नहीं है, एक दिनेश शर्मा जिनको कोई ब्राह्मण नेता मानते ही नहीं है। बाकी बड़े बड़े नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, सबके नाम है। तो इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये आपका ये 4 PM न्यूज़ नेटवर्क चैनल इतना पॉपुलर हो गया है कि देश की मीडिया भी अगर ये सोचती है कि मेरे जैसा छोटा पत्रकार भी कुछ सलाह दे सकता है, वो लोग संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। किसी भी पत्रकार के लिए फ़ख्र की बात है कि अगर देश के बड़े पत्रकार पूछने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करें, और वो आपसे संवाद करें। और ये भरोसा केवल और केवल इसलिए हुआ है कि मैं गोदी मीडिया बना नहीं,
हाँ, गोदी मीडिया मुझे बनाने की कोशिश बहुत हुई। मुझे भी करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए, ना मानने पर मुझे बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन मुझे लगा कि आपकी पहचान इन संघर्षों से ही होती है। सोना तभी निखरता है जब उसको तपाया जाता है। तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, आप उनके चरण वंदना करिए, उनकी गालियां सुनिए, या फिर ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। और मेरा ये विश्वास अब और पुख्ता हुआ कि ईमानदारी से पत्रकारिता करने में परेशानियां होती हैं, लेकिन देश आपको सुनता है। इस दौर में आके सुना। मेरा फेवरेट चैनल है एनडीटीवी। मैं देश में जिस चैनल को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो है एनडीटीवी। और उनके सौरभ शुक्ला, मतलब वो जर्नलिस्ट की जितनी तारीफ करूं कम है। रेड इंक अवार्ड, मतलब किसी भी पत्रकार के लिए सपने जैसा अवार्ड होता है वो। किसी के लिए बहुत सम्मान, बहुत गौरव की बात होती है कि इसको रेड इंक अवार्ड मिले। एक स्टोरी थी कोरोना काल में, सौरभ की स्टोरी थी कि राशन की दुकानों पे किस तरह हाल होता है। कभी मौका मिल जाए तो एनडीटीवी की साइट पर जाइएगा, सौरभ शुक्ला की वो स्टोरी देखिएगा और देखिएगा पत्रकारिता में एक खबर, एक स्टोरी किस तरह इतिहास बन जाया करती है। सौरभ शुक्ला की एक स्टोरी ने उसको स्टार बना दिया, उसकी स्टोरी को इतिहास में दर्ज कर दिया कि कोई रिपोर्टर कितनी बढ़िया खबर कर सकता है। तो जो पत्रकार बनने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कम से कम इस दौर में, इस खतरनाक दौर में, इस फांसीवाद के दौर में, इस तानाशाही के दौर में एनडीटीवी चैनल के रिपोर्टरों से सीखना चाहिए कि रिपोर्टिंग की गंभीरता क्या होती है, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है और कैसे तानाशाहों को उनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया जाता है। एक बात तो ये बिल्कुल दिमाग से रख दीजिए, तानाशाह बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं। वो आपको बंदर की तरह घुड़की देंगे और जब आप तन के खड़े हो जाएंगे तो वो दुम दबा के भाग जाएंगे। मैंने कम से कम 5 साल में ये देखा है, ऐसे तमाम तानाशाह हो, चाहे वो नौकरशाही में हो, चाहे वो राजनेता हों, जिन्होंने 4 PM को आँख दिखाने की कोशिश की और जब हम लोगों ने आँख दिखाई है तो वो छोड़ के चले गए। क्योंकि सच की जीत, सच की लाठी हमेशा भारी होती है। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा था, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात थी कि गोरखपुर को लेके एनडीटीवी ने विचार करना चाहा तो सौरभ जी ने मुझे बुलाया और मुझसे संवाद किया। मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यू में आए आपके दर्शकों को दिखाऊं। एनडीटीवी से माफ़ी चाहते हुए कि बिना उनसे पूछे उनका इंटरव्यू अपने अपलोड कर रहा हूं। तो चूँकि बढ़िया है, मेरे दर्शक भी देखें जो एनडीटीवी को नहीं देख पाए हैं, इस इंटरव्यू को दीजिएगा। और सौरभ जी का शुक्रिया और एनडीटीवी का शुक्रिया मुझ जैसे पत्रकार को स्थान देने के लिए। देखिएगा, मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा। 4 PM जरूर देखते रहिएगा। यही वो चैनल है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का हर वो सच आपको बताएगा जो जानना है आपका अधिकार। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मदद कीजिएगा, सच यही मिलेगा। तो देखिए वो सौरभ जी की रिपोर्ट जो गोरखपुर में मुख्यमंत्री का लेकर थी और बहुत चर्चित खबर थी। थैंक यू।